नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं एलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस और आज हम 13 अगस्त 2018 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। आज के पेपर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का कंबाइंड फॉर्म इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, डोलोमाइट, मार्बल और चाक, ये सब कार्बन के कंबाइंड फॉर्म है, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट के साथ मिल जाता है, तो इसको कंबाइंड फॉर्म बोलेंगे। लेकिन डायमंड के अंदर कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में होता है। डायमंड में सिर्फ कार्बन होता है और एक कार्बन से बाकी चार कार्बन जुड़े हुए होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड इज नॉट द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फंगल सेल वेल इज मेड ऑफ। जो कवक की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है। तो कवक की या फंगल सेल वेल बनी हुई होती है काइटिन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इनमें से कौन सा मेंटेन करता है। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर मेंटेन करता है एक सेल या एक बैटरी। वोल्ट मीटर जो है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम होता है सेल या बैटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु स्टेटेड द फॉलोइंग लॉ। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो देखो, ये स्टेटमेंट दिया था मेंडलीव ने। और अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि एटॉमिक मास की जगह अगर वो एटॉमिक नंबर दे देता कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो फिर हमारा आंसर क्या होता। फिर हमारा आंसर होता मोजले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट एट विच द क्रोमेटाइड आर अटैच्ड इन ए क्रोमोसोम। मतलब एक गुणसूत्र के अंदर क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम देखते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, ये तो दिया हुआ है सिंगल क्रोमोसोम और ये दिया हुआ है डुप्लीकेट क्रोमोसोम। इसके ऊपर जो ये क्रोमेटाइड्स होते हैं ऊपर और नीचे, इनको जोड़ने का काम, जो बीच में ये जंक्शन है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमेर। सेंट्रोमेर बोलते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉइंट एट विच द क्रोमेटाइड्स आर अटैच्ड इन ए क्रोमोसोम। तो क्रोमेटाइड्स कहाँ पर जुड़े हुए थे, वो जुड़े हुए थे सेंट्रोमेयर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म। एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर जुड़ जाते हैं एक साथ तो उनको बोलते हैं हम कंपाउंड्स। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है, NaOH एक कंपाउंड है। क्योंकि H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं, और CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं, और NaOH में भी सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। मतलब ये पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए इनमें से किसका यूज़ करते हैं। तो कीटाणु रहित पानी को करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लोरीनेशन। अब इसमें बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। और बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, NaHCO3। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो देखो, स्पष्ट गूंज या डिस्टिंक्ट इको सुनने के लिए ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का टाइम इंटरवल होना चाहिए 0.1 सेकेंड। और अगर वो डिस्टेंस की बात कर ले कि ऑब्स्टेकल मतलब जहाँ से ध्वनि टकरा करके आ रही है और जहाँ पर साउंड जनरेट हो रहा है उसके बीच की डिस्टेंस पूछ ले कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो ये होगा हमारा आंसर लगभग 17 मीटर। अगर वो डिस्टेंस के बारे में पूछे तो आंसर क्या होगा, 17 मीटर, और टाइम कितना होगा, 0.1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड। तो देखो, काम करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको तो हम एनर्जी बोलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूछे कि रेट टू डू वर्क इज कॉल्ड, मतलब काम करने की रेट को क्या कहते हैं, तो रेट को हम कहते हैं पावर, क्योंकि वर्क डिवाइड बाई टाइम क्या होता है, पावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द pH ऑफ ए सॉल्यूशन हुज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर विल बी। 1 × 10⁵ मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सघनता वाले एक विलियन का pH क्या होगा। तो देखो, अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो फिर pH वैल्यू कैसे निकालेंगे। pH इक्वल टू -log 10 और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें pH इक्वल टू -log 10 और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁵ तो ये हो गया 10⁻⁵।
अब देखो इसके अंदर log 10 और ये 10, ये तो जो है 1 हो गया, और ये जो -5 है ये -1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 5। तो pH इक्वल टू हो गया 5। हमारा 5 आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रीज में जो पावर की यूनिट है उसको क्या बोलते हैं। इसको इंडस्ट्रियल यूनिट या इंपीरियल यूनिट भी बोलते हैं कभी कभी। तो इंडस्ट्रीज में पावर की यूनिट यूज करते हैं हम हॉर्स पावर, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, मैकेनिकल एनर्जी किन दो एनर्जियों से मिलकर बनी हुई होती है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों से मिलकर के क्या बनती है मैकेनिकल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh। अगला क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रो, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है। तो देखो ध्वनि जो है वैक्यूम से होकर के कभी नहीं गुजर सकती। एयर, लिक्विड और सॉलिड पदार्थ, ठोस पदार्थ से होकर के गुजर सकती है। और एयर, लिक्विड और सॉलिड, ठोस पदार्थ, इन तीनों के अंदर ध्वनि की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी, सॉलिड ठोस पदार्थों में ध्वनि की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी लिक्विड में, और सबसे कम स्पीड होगी एयर की। वैक्यूम में तो ध्वनि की स्पीड कुछ होती ही नहीं है। इसीलिए तो अगर हम वैक्यूम में जाकर के, मतलब स्पेस में वैक्यूम है, वहाँ जाकर के हम चिल्लाएंगे तो हमारी आवाज़ पास में खड़ा आदमी भी नहीं सुन सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एटम्स विल बी 1 मोल ऑफ कार्बन C12 कंटेंस, कार्बन 12 के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे। तो देखो एटम्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एटम्स इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई आवोगाद्रो नंबर। अब इसमें हमारे पास मोल कितना दे रखा है 1 मोल, तो 1 मल्टीप्लाई आवोगाद्रो नंबर क्या होता है, आवोगाद्रो नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने एटम्स आ जाएंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, मेटलर्जी के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इनमें से कार्बन का कौन सा एलोट्रोप यूज़ करते हैं। तो देखो इसका यूज़ करते हैं हम कोक का यूज़ करके हम मेटलर्जी के अंदर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसको यूज़ करते हैं। और कोक का यूज़ करके हम वाटर गैस या प्रोड्यूसर गैस भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, जो फूलों के अंदर जो मादा प्रजनन हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं। तो इसके लिए हम एक फ्लावर देखते हैं, ये हमारे पास एक फ्लावर है, इसके अंदर जो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं कार्पेल। और ये कार्पेल क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन तीनों को मिला करके कार्पेल बोलते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है इसमें, एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को मिला करके स्टेमिन बोलते हैं। और ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल का पूछा था तो हमारा आंसर क्या होगा कार्पेल, और मेल का पूछा होता तो आंसर क्या होता स्टेमिन। तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा कार्पेल, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। तो देखो डोबेराइनर में क्या होता है कि तीसरा जो एलिमेंट है वो और पहला एलिमेंट जो है इन दोनों का एवरेज करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा एटॉमिक मास, दूसरे एलिमेंट के बराबर। तो इसमें फास्फोरस का तो एटॉमिक मास कितना होता है 31, प्लस एंटीमनी का एटॉमिक मास कितना होता है 121.75। अब जब इन दोनों का एवरेज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 76.37। अब 76.37 जो है इनमें से किस ऑप्शन का एटॉमिक मास है। तो देखो आर्सेनिक का एटॉमिक मास लगभग कितना होता है 76.37, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉल्यूंट्री एक्शन, मतलब अपनी इच्छा से नहीं होता है, इनमें से कौन सा अपनी इच्छा से नहीं होता है। तो देखो टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक वस्तु को हम ले लेते हैं, उठा लेते हैं, तो ये अपनी इच्छा से हो सकता है। और एक कुर्सी को चलाना मतलब मूविंग ए चेयर, इसको भी हम जो है अपनी इच्छा से चला सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है क्लोजिंग द फिस्ट, मुट्ठी को बंद करना, मुट्ठी को हम अपनी इच्छा से बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन को हम अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये एक नॉट ए वॉल्यूंट्री एक्शन, ये स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोर्स इक्वेशन एफ इज इक्वल टू, बल की इक्वेशन में एफ किसके बराबर होता है। तो देखो एफ बराबर होता है एफ इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए, यहाँ पर एम होता है मास और ए होता है एक्सलेशन।